हेलो दोस्तों, मैं मोहित जैन। मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय मोहित जैन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम त्रिभुज की समरूपता पर आधारित जितनी भी प्रमेय बनती हैं या क्वेश्चन होते हैं उनको हम पढ़ेंगे। आज मैं आपको 3 से 4 टाइप के आपको सवाल भी बताऊंगा कि ज्योमेट्री में समरूपता पर कैसे सवाल बनते हैं और उन्हें हमें कैसे हल करना है जल्दी से जल्दी। देखिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आपका। देखिए प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने मेरी लास्ट क्लास नहीं देखी है वो सबसे पहले उन क्लासों को देखें ताकि वो समरूपता के नियम कैसे लगाते हैं, कैसे नहीं लगाते हैं, सर्वांग समता के नियम कैसे लगाते हैं, कैसे नहीं लगा पाते हैं, तो वो सारी चीजें मैंने बताई है कि करके, तो आप एक बार वहां जाके देखें। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये मान लीजिए आपका एक त्रिभुज है जिसका नाम है बेटा एबीसी। एक त्रिभुज है एबीसी। अब मैंने क्या किया, बीसी के समांतर एक लाइन खींची। बीसी के समांतर एक लाइन खींची, मान लो डी। डी समांतर है बीसी के। तो बेटा मैंने क्या करा, इस बीसी के समांतर एक लाइन खींची डी। ये हो गया। बेटा एक बात बता दूं पहले, ये मध्य बिंदु नहीं है, ये भी मध्य बिंदु नहीं है। एक कोई भी लाइन खींची है हमने जो बीसी के समांतर है। अगर आपको ये मध्य बिंदु दिखाई दे रही है तो इसको मैं थोड़ा सा सही लिख देता हूं जिससे आपको कहीं परेशानी नहीं आएगी। ये लीजिए, बस ये बात याद रखना, ये दोनों लाइन आपस में समांतर है। जो डी है समांतर है बीसी के। ये आपको सवाल में दिया हुआ होगा, ठीक है, 101%। और अगर ऐसा दिया हुआ है तो बेटा आपको यहां दिख रहे हैं दो त्रिभुज बनेंगे। नाम है पहले त्रिभुज का, त्रिभुज ए डी ई। कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज ए डी ई। और दूसरा त्रिभुज होगा बेटा ए बी सी। कौन सा होगा त्रिभुज? त्रिभुज ए बी सी। और ध्यान रखना बेटा, ये दोनों समरूप होंगे। अगर कभी भी आपको इस टाइप का डायग्राम दिखाई दे और उसमें अगर ये दिखाई दे कि ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों भुजाएं, दोनों लाइन आपकी समांतर हैं, ये दोनों रेखाएं आपकी समांतर हैं, तो आप डायरेक्ट दिमाग लगाना, इसमें दो त्रिभुज बनेंगे। पहले त्रिभुज का नाम एडी, दूसरे त्रिभुज का नाम एबीसी। ये दोनों आपस में समरूप होंगे हमेशा हमेशा। अब होंगे कैसे वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, ये दो समांतर रेखाएं हैं और इनको कौन काट रही है बेटा? तिर्यक रेखा काट रही है। काट रही है ना। तो आप सभी ने पढ़ा ये जेड आकृति में कोण बनते हैं। तो ये कौन सा कोण है आपका? बी। तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा? बी। और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो बेटा ये भी बी हो जाएगा। राइट। ऐसे आप देख पा रहे हैं ये भी एकांतर कोण बनेंगे, जेड आकृति। ये कोण आपका सी है तो ये भी सी होगा। अगर ये सी है तो ये भी क्या होगा? सी होगा। इसका मतलब है इस छोटे वाले त्रिभुज, क्या नाम है छोटे वाले त्रिभुज का? ए डी ई, ठीक है। और त्रिभुज ए बी सी, इसके कितने कोण बराबर हैं? दो कोण बराबर हैं। और आपने पढ़ा है जब भी दो कोण बराबर हो तो दो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा वापस से इसकी ओरिजिनल कंडीशन पर ले आते हैं। ये केवल आपको समझाने के लिए बताया गया था। अब देखिए प्यारे बच्चों, याद रखना ये कोण भी इसके बराबर होगा और ये कोण सी इसके बराबर होगा। अब आप देख पा रहे हैं छोटे त्रिभुज के दो कोण बड़े त्रिभुज के दोनों कोणों के बराबर है। इसका मतलब है यहाँ पर नियम लग रहा है डबल ए नियम। कौन सा नियम लग रहा है? डबल ए नियम लग रहा है। और इससे क्या सिद्ध होता है कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। और अब त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है बेटा? बराबर होता है। तो संगत भुजाएं कौन सी? एडी, इसमें लेंगे ए बी, दूसरी डी बटे में बी सी बराबर ए बटे में ए सी। तो ये बात आपको याद रखनी है। इस पर
एसएससी ने पहले बहुत क्वेश्चन पूछे थे, आज भी पूछती है, ऐसा नहीं है। मेंस में भी, प्री में भी बहुत क्वेश्चन पूछे थे और आज भी पूछ रही है। ऐसा नहीं कि आज नहीं पूछ रही, आज बंद कर दी, ऐसा कुछ नहीं। 10+2 में आप देखोगे, सीपीयू एसआई में देखोगे, सीजीएल प्री में देखोगे, मेंस में तो फिर भी कम मिलेंगे, लेकिन प्री में आपको काफी क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप रेलवे का भी एग्जाम देते हैं तो रेलवे में भी इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये डायग्राम आपके दिमाग में रखना है। और इस डायग्राम में आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, अगर ये दोनों त्रिभुज अगर ये दोनों भुजाएं क्या हैं, समांतर हैं, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसमें दो त्रिभुज बनेंगे, एडीई और एबीसी, वो हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और अगर समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ओके, अब देखिए एग्जाम में आपके किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें क्या होगा, किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो भी आप देख लीजिए। जैसे आपको बोलेगा एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज क्या है, एबीसी है। अब आपको बोलेगा डी समांतर है बीसी के, डी समांतर है बेटा बीसी के। तो हमने क्या करा, एक डी लाइन खींच दी जो बीसी के समांतर है। किसके समांतर है बेटा, बीसी के समांतर है। ओके, डी समांतर है बीसी के। अब आगे आपको क्या बोलेगा बेटा, अब इसके बाद बोलेगा कि जो एडी है इसकी लंबाई बेटा है 5, ठीक है, और जो ये बीडी है इसकी लंबाई है बेटा मान लीजिए 15, ठीक है। आपको ए की लंबाई दे दी 7 और आपसे एसी की लंबाई पूछ ली कितनी होगी, एसी की। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या कहा था, जब भी आपको ये डायग्राम दिखाई दे त्रिभुज एबीसी और डी किसके समांतर है, बीसी के, तो आपको मैंने कहा था जब भी ये डायग्राम दिखाई दे तो दो त्रिभुज बनेंगे इसमें, वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। कौन कौन से त्रिभुज बनेंगे, त्रिभुज ए डी ई। कौन सा त्रिभुज, ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज किसके, ए बी सी के समरूप होगा। और दिमाग में अगर ये समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो आप क्या बोलोगे, एडी बटे में AB, DE बटे में BC, AE बटे में AC, ये समरूप होंगे। अब बेटा ये समरूप होंगे तो आप देखिए इसमें आप नियम लगा सकते हैं कि इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो बेटा AD का मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर AD का मान होगा यहाँ 5, AD का मान होगा बेटा 5। AB का मान क्या होगा, AB का मान होगा बेटा 20। देखो A से B तक बताना है, ये 5 है, ये 15 है, तो हो गया टोटल 20 बराबर। AE का मान कितना है, AE का मान है 7 और AC का मान कितना है, AC का देखिए AC है ना, हीरा AC का मान कितना है बेटा X, सही है। अब 5 एकम 5 और 5 चौके 20, ब्रज गुणा कर दीजिए, X का मान आ जाएगा 28, X का मान कितना आ जाएगा 28। तो मुझे बताइए AC का मान कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। बेटा एग्जाम में आपको इतना लंबा नहीं करना है, वो तो आपको मैं समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। आपको इतना बड़ा नहीं करना है, मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, वेट करें अभी उसके लिए। पहले मैं बेसिक जो तरीका होता है वो बताऊंगा। देखिए अब आपको देखिए बेटा डी का मान, अब ये कई बच्चे कहेंगे सर डी बटे बीसी तो यूज ही नहीं किया आपने तो इन दोनों को यूज किया है। इन दोनों को ही यूज करना है क्योंकि डी का मान ना तो दे रखा है ना हम निकाल पा रहे हैं, और बीसी का मान भी ना दे रखा है ना निकाल पा रहे हैं। इन दोनों में से आपको एक का तो देगा और एक का पूछता, लेकिन यहाँ पर दोनों के नहीं दिए तो ये लाइन को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो AD बटे AB बराबर AE बटे AC। ओके, अब देखिए प्यारे बच्चों, इस सवाल को आपको एग्जाम में बिना पेन चलाए करना है। एग्जाम में अगर आप इसके लिए पेन चलाते हो तो आप बहुत बच्चों से बहुत पीछे हो। जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं ना, जिनके आप चाहते हो कि जिनसे हमारी रैंक ऊपर आए, उनसे बहुत पीछे हो जाओगे। देखिए वो इस सवाल को बिना पेन चलाए कर देंगे, कैसे वो मैं आपको अभी समझा देता हूं। देखिए कैसे, इसमें आपको याद क्या रखना है, देखिए इसके अंदर आपको पता है समरूपता क्या होती है, समरूपता में होता है समान रूप। इसमें एक त्रिभुज छोटा होता है, एक त्रिभुज बड़ा होता है। तो आप एक इधर देखिए, पहले ये छोटा त्रिभुज है, राइट। इस छोटे त्रिभुज की भुजा कितनी है, 5। कितनी है, 5 है, 5। और बड़े त्रिभुज की भुजा कितनी है, तो बड़ा त्रिभुज यहां से यहां तक है ना,
यहां से यहां तक ये तो है पूरा बड़ा बड़ा, देखिए पूरा बड़ा, राइट। तो पूरा बड़ा त्रिभुज कितना है, कितनी भुजाएं, 20, कितनी है 20, 15 5 20। तो क्या अनुपात आया इनका, 1:4 आया आया। तो यही अनुपात सारी भुजाओं का होगा, राइट। अब मुझे बता, छोटे त्रिभुज की भुजा कितनी है, 7 है, तो बड़े की कितनी होनी चाहिए, 4 गुना होनी चाहिए। तो इसका मतलब कितनी होनी चाहिए, 28 होगी बड़े की। ये आपका आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताइए, है ना। आप बताइए, आप आराम से समझ में आ गया होगा। छोटे त्रिभुज की भुजा 5 है और बड़े की है 20, तो कितना गुना हुआ, 4 गुना हुआ। तो ऐसे यहाँ छोटे की 7 है तो बड़े की कितनी होगी, 4 गुना होगी, इसलिए 7 चौक 28 होगा आंसर, ठीक है। अगर मान लो इसकी भुजा आपने को दे रखी होती 6 दे रखी होती, तो ये भी 4 गुना होती, तो ये कितनी हो जाती, 24 हो जाती। सीधी सीधी बात है, यही है समरूपता। समरूपता में मैंने बताया था भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, राइट। अब ये आपको समझ में आ गया होगा जहां तक मैं समझता हूं। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं इससे आपको एक और बात भी समझाना चाहता हूं। अब एक और बात भी समझाना चाहता हूं। आपने इसमें भी समरूपता लगाया और समरूपता लगा के आपने आंसर बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आंसर आ चुका है आपका। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें मैं आपको कुछ नया भी पॉइंट बताने वाला हूं। अब देखिए बेटा, यहां से लेकर, देखिए आपने अभी इसकी लंबाई निकाली बेटा 28 निकाली, क्या निकाली, 28, है ना। ये कितनी है, 7, तो बेटा ये क्या बची, 21 बची, 21 बची, राइट। अब आप देखिए, थोड़ा सा आप यहां ध्यान देना। अब यहां पे ध्यान देंगे तो बेटा देखो, ये एडी का मान कितना है, एडी का मान कितना है, 5 है, एडी का मान 5 है, एडी एडी का मान कितना है, 5। और आप देखिए बीडी का मान कितना है, बीडी यहां से लेके यहां तक, बीडी का मान कितना है, 15 है ना। और इसका मान कितना है, ए का मान 7 है, और ईसी का मान कितना है, 21 है। अब देखिए मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखिए एडी का मान 5 है और बीडी का मान 15 है, तो इनका अनुपात क्या हुआ, 1:3। और इसका मान कितना है बेटा, 7 है और इसका मान है 21, तो यह अनुपात कितना था, 1:3। तो ये बात किसने गौर करी, ये बात गौर करी थी बेटा थेल्स ने। किसने, थेल्स ने। और इसलिए इसने अपना नाम दे दिया कि ये जो प्रमेय है थेल्स प्रमेय है। तो आपको यहां पर दो चीजें याद रखनी है इस डायग्राम के अंदर। देखिए वो डायग्राम के अंदर आपको क्या याद रखना है, एक तो आपको समरूपता याद रखनी है। तो समरूपता तो आप लगा लोगे, मैंने आपको बता दिया। अब जब आपने समरूपता लगाई, मान लीजिए मैं हूं, मैंने मान लीजिए 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति ने इसका आविष्कार किया होगा, भाई समरूपता किसी ने तो खोजी होगी। मान लो मैंने खोजी, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मैंने खोज के बताया कि समरूपता है। अब कोई व्यक्ति आया, उसने दिमाग लगाया, भाई तूने ये निकाला कि इसका अनुपात और इस बड़ी का अनुपात और इस छोटा और इस बड़े का अनुपात बराबर होता है, ये तो मैंने निकाल दिया। लेकिन उसने ध्यान दिया कि नहीं, इनका भी अनुपात आपस में क्या होता है, इसका और इसका अनुपात और इसका और इसका अनुपात भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो वो किसने खोजा था, वो थेल्स ने खोजा था, इसलिए उसने नाम दे दिया एडी बटे में बीडी और एई बटे में ईसी, ये भी आपस में बराबर होते हैं हमेशा, ठीक है। अब मैं आपको एक बार थोड़ा ढंग से समझा देता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब मैं आगे आपको बता देता हूं कि इसमें 2 चीजें आप पढ़ेंगे। देखिए एक तो आपके पास है ये त्रिभुज है, ठीक है, यहां भी त्रिभुज बना दिया मैंने। ये लाइन हमने खींची समांतर है, ये लाइन इसके समांतर है, ध्यान रखना ये वाली लाइन इसके समांतर है, डी। ऐसे मैंने एक डी लाइन खींची, ये भी इसके समांतर है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर तो मैं लिखूंगा समरूपता से, ठीक है, समरूपता से। और जो नई बात खोजी थी वो किसने खोजी थी, थेल्स ने। देखिए खोजी किसकी मदद से, समरूपता की मदद से, थेल्स ने। अब देखिए आपको थेल्स में क्या याद रखना है, थेल्स में आपको याद रखना है कि एडी बटे में बीडी बराबर होगा ए बटे में ईसी। बस इतना सा याद रखना आपको, एडी बटे में बीडी बराबर ए बटे में ईसी, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। ये भी आपको तभी होगा जब ये दोनों भुजाएं समांतर होंगी, ठीक है। ये तो थेल्स में याद रखना है। और आपको समरूपता से क्या याद रखना है,
तो मैंने कहा था इसमें दो त्रिभुज बनते हैं, एक तो छोटा, ठीक है, और एक बनता है बड़ा, और दोनों आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो त्रिभुज एडीई समरूप होगा त्रिभुज एबीसी के, बड़े वाले के, और अगर ये समरूप होगा तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, आपको बताया मैंने अभी। तो यहां पर आएगी एडी बटे में एबी बराबर बीई बटे में बीसी, और यहां एई बटे में एसी। अब देखिए एक बार, ये तो आपने लिख दिया, अब एक बार इसको देख भी तो लो डायग्राम में क्या है। तो एडी, तो ये है बेटा एडी, ओके, और बटे में क्या है, एबी, एबी पूरा पूरा, छोटा और फिर बड़ा पूरा एबी। फिर क्या लिख रहा है, डी, डी बटे में बीसी, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, ए बटे में एसी, ठीक है। ये समरूपता से होता है। और थेल्स ने क्या इसमें से क्या निकाल दिया, उसने कहा इनका भी अनुपात बराबर होता है। वो हमने देखा था जब हमने पूरा बड़ा का निकाला था, तो देखा था कि इन छोटे वालों का भी अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ये बात थेल्स ने सोची थी, हमने नहीं सोची, इसलिए इसको थेल्स प्रमेय बोलते हैं। तो आप दोनों चीजें याद रखेंगे, थेल्स प्रमेय को भी और ये समरूपता को भी। वैसे मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको थेल्स प्रमेय याद भी नहीं है ना, अगर थेल्स प्रमेय याद नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा, आप समरूपता से इसको कर सकते हो सवाल को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे, ठीक है, लेकिन थेल्स प्रमेय से क्या थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा, थोड़ा जल्दी आंसर आ जाएगा, टाइम बच जाएगा हमारा, बस, ठीक है, ओके। क्योंकि जो थेल्स निकली है वो इसी में से ही निकली है। स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो, ठीक है, ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं एक थेल्स पर आपको एक सवाल बता देता हूं। जैसे मान लो ये भुजा आपको दे रखी है 7 और ये वाली भुजा है आपकी 10.5, ये भुजा आपकी 6, तो ये भुजा कितनी होगी, सही है। तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, ये भुजाएं समांतर हैं। तो आपने पढ़ा था कि थेल्स ने बताया था इसका और इसका अनुपात और इसका और इसका अनुपात आपस में बराबर होता है। लगा दीजिए आप, यह आपकी 7 है और यह है आपकी 10.5, ये कितना है 6 है और ये कितना है x। अब पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगी। 14 भाग दे लीजिए, कितने का भाग जाएगा इसमें, 7 का, तो 7 ढाई के 70, 7 का भाग देंगे तो कितनी 35 का दे लो सीधा, 35 दूनी 70 और 35 दिया 105 और 2 से कट गया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x बराबर आपका आ जाएगा 9। ये लीजिए आपका आंसर, ठीक है। तो x का मान 9 हो जाएगा। और जो बच्चे चाहते हैं बिना पेन चलाए तो अब देखिए ऐसे करेंगे, 7 का 1.5 गुना होता है कितना, 7 का 1.5 गुना होता है 10.5, तो 6 का 1.5 गुना कितना होगा, तो 6 का 1.5 गुना हो जाएगा 9, राइट। ये डायरेक्ट तरीका है, ठीक है, बिना पेन चलाए, ओके। कोई भी डाउट हो कहीं से भी हो आप आराम से पूछ लीजिए। ये मैंने दोनों बातें बता दी हैं, थेल्स प्रमेय और ये आपकी कौन सी, समरूपता से लगा सकते हो आप कि दो त्रिभुज बनेंगे, दोनों समरूप होंगे, और अगर समरूप होंगे तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो इसमें छोटा त्रिभुज और बड़े त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर कर दीजिए, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा मैं आगे बढ़ता हूं इसमें, नेक्स्ट नंबर। अब इसमें और भी आपको बहुत सारी प्रमेय आपको याद रखनी है, इसी डायग्राम में बहुत काम आएगी। देखो 2-3 डायग्राम मैं आपको इसलिए याद बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में सवाल इन पे बनता रहता है और आता ही रहता है, और इनमें आपको टाइम बर्बाद नहीं करना क्योंकि बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं और आप देख भी पा रहे हैं, देखिए कितनी सी देर में कर दिए, ठीक है। तो इसमें याद रखना, ये डायग्राम आप दिमाग में रख लीजिए, इस बात को, ये डायग्राम दिमाग में रख लीजिए कि ABC और इसके समांतर हमने कोई लाइन खींची, कोई भी लाइन जैसे PQ खींची, तो ध्यान रखना 2 त्रिभुज बनेंगे, एक छोटा वाला बनेगा और एक बड़ा वाला बनेगा, और दोनों आपस में समरूप होंगे, और समरूप होंगे तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो उसमें आपको क्या करना है, छोटा त्रिभुज लेना है और बड़ा त्रिभुज लेना है और उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर कर सॉरी, तो छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज, छोटा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज, छोटा त्रिभुज और बड़े त्रिभुज, इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ये तो समरूपता से बताया। और थेल्स ने क्या बताया, इसका और इसका अनुपात
और इसका अनुपात आपस में बराबर होता है। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट नंबर की प्रमेय आती है, नेक्स्ट प्रमेय थ्योरम आती है, थ्योरम सेकंड। देखिए मैंने इसमें अभी तक आपको एक तो समरूपता से बताया है चीजें, एक बताइए मैंने आपको थ्योरम बता दी, थेल्स थ्योरम। दूसरी थ्योरम मैं आपको आपके सामने बता रहा हूं, आपको ये याद रखनी है। ये आपका त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है एबीसी। इस भुजा का मध्य बिंदु, इस भुजा का मध्य बिंदु, इस भुजा का मध्य बिंदु, बेटा ये भी मध्य बिंदु है। अब मैं बोल रहा हूं ये मध्य बिंदु है, ध्यान रखना। और ये भी कौन सा बिंदु है? मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा याद रखना तीसरी भुजा के समांतर होगी। किसके समांतर होगी? तीसरी भुजा के समांतर होगी, ये बात याद रखना। तो क्या होती है, मैं आपको इस प्रमेय को पढ़ के बता देता हूं, आप लिख लेना आराम से। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा लंबाई में उसकी आधी होती है। क्या होता है? दोबारा मैं बोल देता हूं, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा लंबाई में उसकी क्या होती है? आधी होती है। तो इसका मतलब है जब भी हम त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो उससे जो रेखा बनेगी, बन रही है डी, वो हमेशा समांतर होगी तीसरी भुजा के। किसके समांतर होगी? तीसरी भुजा के, तथा लंबाई में उसकी आधी होगी। इसका मतलब है डी की जो लंबाई होगी वो बीसी की क्या होगी? आधी होगी। डी की लंबाई जो है वो बीसी की क्या होगी बेटा? आधी होगी। अब क्लियर है? कोई भी डाउट कहीं भी बताइए। सही है? तो आपको जब भी दो मध्य बिंदु दिखाई दे, मध्य बिंदुओं को मिला रहे हैं, तो याद रखना तीसरी भुजा के तो समांतर होगी, तो लंबाई में उसकी आधी होगी। अब ऐसा होता है तो क्यों होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए आपको बेटा ये इसका सिद्ध भी बता देता हूं, कैसे आया, कहां से ऐसे डायरेक्ट याद करना है क्या सर? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं कौन सा नियम के थ्रू ये सिद्ध हो रहा है। देखिए बेटा ये कौन सा बिंदु है? मध्य बिंदु है, तो ये भुजा एक होगी और ये भी एक होगी। यस, ये भी मध्य बिंदु है, तो ये भी बेटा एक होगी और ये भी बेटा एक होगी। राइट, क्योंकि मध्य बिंदु है। अब मेरी बात सुनिए सारे, मैंने इसमें बताया आपको दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो छोटा त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज। क्या नाम है छोटे त्रिभुज का? ADE, त्रिभुज ADE। और त्रिभुज कौन सा बन रहा है? ABC, और त्रिभुज ABC में। अब आप देखिए ये वाली भुजा कितनी है? AD की लंबाई, आप कहोगे सर एक है AD की लंबाई। और बड़ी वाली बताओ AB, बड़ी वाली AB। सही है? ऐसे बताइए छोटी वाली कौन सी है? AE। और बड़े वाले की कौन सी है? AC। अब इनका मैं अगर आपसे अनुपात पूछूं तो आप कहोगे इन दोनों का अनुपात सर 1:2 है या नहीं है? क्योंकि आप देखिए ये मध्य बिंदु है, AD की लंबाई 1 है, तो AB की लंबाई कितनी होगी? 2 होगी। A की लंबाई 1 है, तो AC की लंबाई कितनी होगी? 2 होगी। मतलब इनका अनुपात क्या होगा? तो 1:2। तो आप देख पा रहे हैं दो भुजाओं का अनुपात बराबर है। कितनी भुजाओं का अनुपात बराबर है? दो भुजाओं का अनुपात बराबर है। दिख रहा है ना आपको? तो त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात बराबर दिख रहा है। और एक आप देखिए ये वाला कौन दोनों में आ रहा है? नहीं आ रहा। दोनों में आने का मतलब छोटे त्रिभुज में भी आ रहा है ना, और बड़े त्रिभुज में भी आ रहा है। तो ये वाला कौन दोनों में आ रहा है ना, इसलिए कोण ए बराबर है। और आपको मैंने बताया था जब समरूपता पढ़ाई थी लास्ट क्लास के अंदर, तो मैंने आपको बताया था यदि दो त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात बराबर है, तो आप देख पा रहे हैं दो भुजाओं के अनुपात क्या है? बराबर है। ठीक है, और एक कोण बराबर है उनके बीच का, तो आप देख पा रहे हैं बीच का कोण भी बराबर है। तो ध्यान रखना ऐसी कंडीशन होने पर दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इस कंडीशन से क्या हुआ कि दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ADE समरूप हो जाएगा ABC के। और अगर त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी सभी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर।
तो आप देखिए छोटा त्रिभुज की भुजा कितनी है, 1 है, और बड़े की कितनी है, 2 है। क्या अनुपात हुआ, 1:2। तो इनका भी अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। ठीक है। और अगर त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे। ठीक है। तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। इससे क्या सिद्ध होता है कि ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि डी समांतर होगी बीसी के, होगी। और ये दोनों त्रिभुज जब समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, 1:2 होगा। तो जो डी है वो किसकी आधी हो जाएगी, बीसी की आधी हो जाएगी। तो ये दोनों बातें सिद्ध हो चुकी हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप बता दीजिए, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप बन चुके हैं। ठीक है। तो ये प्रमेय याद रखना, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा लंबाई में उसकी आधी होती है। स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आगे बढ़े। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां तक मैं समझता हूं सभी को क्लियर हो गया होगा। प्रमेय आप लिखते रहे। ठीक है। देखिए मेरे पास टाइम इतना नहीं होता कि भाई मैं प्रमेय भी लिखूं। ठीक है। मैं बोल के बता रहा हूं, आप आराम से लिखिए। मैं बहुत आराम से बोल रहा हूं, आप स्पीड और धीरे कर सकते हैं। वैसे भी देखिए उतारने में आपको 1 घंटा तो लग ही जाता होगा। आधा घंटे की जो मेरी क्लास है उसको कॉपी करने में आपको 1 घंटा लगता ही होगा, क्योंकि देखिए मेरे को तो ये सारी चीजें रटी पड़ी हैं। आपको ये सारी चीजें एक एक समझनी भी है, फिर लिखनी, समझनी है, पहले तो देखनी है, समझनी है, फिर लिखनी भी है। ठीक है। तो बहुत आपको टाइम लगेगा, इसलिए आप आराम आराम से समझ समझ के पॉइंटों को लिखें। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसके बाद आपकी जो एक और सवाल आता है एग्जाम में, कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, वो आपको पता भी होना चाहिए। जैसे ये आपका त्रिभुज है, ओके। अब ये त्रिभुज की भुजा का मध्य बिंदु है, ये भी आपका मध्य बिंदु है, और ये भी आपका मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है। तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु है। जब तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो आप देख पा रहे हैं एक त्रिभुज बनेगा। हमें क्या बनेगा बेटा, एक त्रिभुज बनेगा। इस त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर। एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जब मिलाया तो एक त्रिभुज बन गया। बोलेगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो याद रखना, त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल होगा, जो क्षेत्रफल होगा इस पूरे के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। कितना होगा, पूरे के क्षेत्रफल का, त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। कितना होगा बेटा, 1/4। त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का 1/4 होगा, चौथा हिस्सा होगा। वैसे भी आपको डायग्राम से दिख रहा होगा कि चौथा हिस्सा है। 1 2 3, ये तीनों एक समान होंगे। अगर बेटा इसका क्षेत्रफल 10 है तो इसका भी क्षेत्रफल 10 होगा, इसका भी क्षेत्रफल 10 होगा, और इसका भी क्षेत्रफल 10 होगा, और पूरे का कितना हो जाएगा, 40। लेकिन याद रखना कब होगा, जब ये त्रिभुज की भुजाओं के कौन से बिंदु होंगे, मध्य बिंदु होंगे। कौन से बिंदु होंगे बेटा, मध्य बिंदु होंगे। ओके। और एक और बात याद रखना, इसका कभी कभी परिमाप भी पूछ लिया जाता है। त्रिभुज पीक्यूआर का परिमाप पूछ लिया गया तो याद रखना, त्रिभुज एबीसी के परिमाप के, त्रिभुज एबीसी के परिमाप का क्या होगा, आधा होगा। त्रिभुज एबीसी के परिमाप का क्या होगा, आधा होगा। त्रिभुज पीक्यूआर का जो परिमाप है वो त्रिभुज एबीसी के परिमाप का क्या होगा, आधा होगा। ठीक है। परिमाप आधा होता है, क्षेत्रफल 1/4 होता है। कैसे होता है वो भी आप है ना इसको समरूपता से सिद्ध कर सकते हैं अपन। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आगे बढ़ें जल्दी जल्दी थोड़ा सा। ओके। मैं समझता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए ये आपका त्रिभुज है एबीसी, इसका मध्य बिंदु आपका मान लीजिए P है, इसका मध्य बिंदु Q है। और जब मध्य बिंदुओं को मिलाया तो मैंने आपको पहले बोला था कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा लंबाई में उसकी क्या होती है, आधी होती है, समांतर होगी। और मैंने कहा था जब ये दोनों समांतर हो तो छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज आपस में कैसे होंगे, समरूप होंगे। और अगर ये समरूप होंगे तो देखिए इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो इसकी भुजा ये 1 है तो ये पूरी कितनी होगी, 2, क्योंकि ये मध्य बिंदु है ना। तो ये छोटी 1 है तो बड़ी कितनी होगी, 2 होगी। राइट होगी, 2 होगी। तो बताओ ये तो हो गया भुजाओं का अनुपात 1:2, क्योंकि दो त्रिभुज समरूप हैं।
और मैंने कहा था अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो यहां देख पा रहे हैं हम भुजाओं का अनुपात 1:2 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा, वर्ग होता है। तो ध्यान रखना इसका क्षेत्रफल अगर 1 है तो पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 होगा। छोटे वाले का क्षेत्रफल 1 है तो बड़े वाले का 4 होगा। सही है। अब इधर देखिए ये भी मध्य बिंदु है और इनको मिला दिया, तो ऐसे आप देखिए कि छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 1 होगा और बड़े का कितना होगा, 4 होगा। ऐसे इन दोनों को मिला दिया मध्य बिंदु को, तो छोटे वाले का क्षेत्रफल 1 होगा और पूरे का क्षेत्रफल 4 होगा। ठीक है, वही इसी तरीके से सिद्ध कर लेंगे। अब आप देखिए पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 है और इनका कितना है बेटा, 3 है, तो ये कितना बच गया आपका, 1 बच गया। ठीक है, तो आप खुद देख पा रहे हैं कि क्षेत्रफल कितना होता है, 1/4 होता है। ओके, चले आगे नेक्स्ट नंबर, आगे अगला नेक्स्ट पॉइंट, स्क्रीनशॉट लेते रहें, सीधा आपको जरूरी नहीं, मेनली आपको ये जरूरी है कि आपको ये रूल्स पता होने चाहिए ताकि आप इसको डायरेक्ट एग्जाम में लगाएं और सीधा आंसर आप निकाल पाए। ठीक है, तो याद रखना जब भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाता है तो एक त्रिभुज बनता है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज का, मूल मतलब बड़े वाले त्रिभुज का 1/4 होता है। सही है, याद रखेंगे, और परिमाप आधा होता है। किससे दूंगा, ये समरूपता से। ठीक है, अब एक समरूपता पे मैं आपको अलग से एक अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो स्पेशली समकोण त्रिभुज पे बनाऊंगा, और समकोण त्रिभुज में एक समरूपता का बहुत ही प्यारा कंसेप्ट लगता है, वो आजकल एग्जामों में सबसे ज्यादा वही आ रहा है यूज। ठीक है, तो अगली क्लास जरूर देखना, वो भी समरूपता पर ही आधारित होगी, स्पेशली समकोण त्रिभुज पे, कि समकोण त्रिभुज में अगर आपको समकोण त्रिभुज बन जाए, तो अगर समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज बन जाए तो ज्यादातर चांस होते हैं इसमें समरूपता लगती है। तो ऐसा पॉइंट आपको मैं अगली क्लास में सिखाने वाला हूं, तो कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा उसके लिए आप मेरी अगली क्लास का वेट करेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।